Welcome home. Yes, it's your home, not a channel. Most welcome. आज हम स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस करेंगे. एरर डिटेक्शन 2014 में पूछे गए 10 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ. अच्छा लगेगा और आप बहुत सीखेंगे. इन 10 क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. आइए बात करते हैं और समझते हैं एक एक करके. अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. टू बेडरूम फ्लैट. आज अगर मैं इसमें ABCD ना लिखूं तो भी ठीक है. मैं नॉर्मल सेंटेंसेस लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे हमें एरर डिटेक्ट करना है, कैसे समझना है और आंसर क्या होगा. चलिए बढ़ते हैं. विथ ऑल furnitures is available for sale. हालांकि मैं एक बार सिर्फ याद दिला देता हूँ कहाँ कहाँ इसमें सेक्शंस हैं. फ्लैट के बाद ए है, फ्लैट के बाद यहाँ स्लैश है, फर्नीचर्स के बाद स्लैश है एक, और फिर लास्ट में सेल के बाद स्लैश, अंत वाला नो एरर. चलिए इसको बिना देरी के हम समझते हैं. अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ ये सेंटेंस गलत है और क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है पहले से ही. एक्चुअली यहाँ होना चाहिए था हाइफन. ओके, अ 2 बेडरूम फ्लैट. चूँकि ये 2 बेडरूम यहाँ से यहाँ तक एक एडजेक्टिव के जैसा काम कर सके और फ्लैट ये नाउन की तरह काम कर सके, ये हमें समझना होगा. खैर, हालांकि ये एरर नहीं है, इसमें था, हमने देख लिया और हमने इसको डिस्कस किया अभी. एक ये भी एरर था, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ है आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन. क्या फर्नीचर्स होगा? तो नहीं. आप गौर करें, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर. मैं उनकी कुछ लिस्ट लिखता हूँ आपके सामने, आप खुद ही समझ जाएंगे. ऑलवेज सिंगुलर, लाइक फर्नीचर, एडवाइस, ओके, म्यूजिक, लगेज. ये सारे ही नाउन्स हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं. ओके, बैगेज हैं तो बहुत, पोइट्री, सीनरी, आपको याद भी आ रहा होगा बहुत सारा, मशीनरी एंड सो ऑन. सो वी कैनॉट ऐड एस टू दीज नाउन्स. हम इनमें एस नहीं लगा सकते. फर्नीचर्स नहीं कह सकते आप एडवाइसेस नहीं कह सकते. ओके, म्यूज़िक्स नहीं होता, लगेजेस भी रॉन्ग, मशीनरीज भी रॉन्ग, या वाई को हटाकर आई लिखें, ES लिखें, ये भी रॉन्ग. सीनरीज भी नहीं होगा, वाई को हटाकर आई फिर अंत में ES भी जोड़ें, ये भी वेरिएंट रॉन्ग है. पोइट्रीज भी कुछ ऐसा रॉन्ग है, लाइक मैं ये कह रहा हूँ, ये सब रॉन्ग है. बैगेजेस नहीं होता. ओके, नहीं होता है मीन्स हटाना होगा, इन्हें मैं हटा देता हूँ. आप समझ रहे हैं? एंड दीज आर करेक्ट. तो हमने फर्नीचर में एस नहीं लगाया, तो यहाँ फर्नीचर्स ये रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर होगा अ 2 बेडरूम फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर. विथ ऑल फर्नीचर इज़ अवेलेबल फॉर सेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं. मज़ा आया? अच्छा लग रहा है आपको? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में बता सकते हैं और आपकी प्रतिक्रिया के लिए हमें बहुत ही इंतज़ार होता है, अच्छा लगता है, उत्साह मिलता है. आइए क्वेश्चन देखते हैं. दीज टेस्ट्स शो whether
someone is having, whether someone is having an infection. आई होप मैं यहाँ लिख सकूँ. आइए इसका एरर ढूंढते हैं. इसमें कहा गया है दीज टेस्ट्स शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन. आप गौर करें कि हैविंग लिखा गया है. हैव के फॉर्म हैविंग होते हैं. हैव फॉर्म में एक आता है हैज़. मैं इसे फॉर्म लिख देता हूँ ताकि ये ज़्यादा सही लगे आपको. हैव का ही दूसरा फॉर्म है हैव खुद, और हैव फॉर्म का एक और फॉर्म है हैड. लेकिन क्या हम हैविंग जैसे फॉर्म को कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं. आप इज़ हैविंग, एम हैविंग, आर हैविंग, वॉज हैविंग या फिर वर्ब प्लस हैविंग यूज़ ना करें. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूँ समझेंगे आप. लाइक आई एम हैविंग अ बुक. Does this make any sense? No. What should be the correct answer? Simply, we have to say, I have a book. This is right. आपके पास एक किताब है, तो आपके पास अभी भी है, बोलने के वक्त भी है. हाँ, एक्शन में कंटिन्यूटी दिख रही है कि मेरे पास किताब है, मैं किताब रख रहा हूँ, मेरे हाथ में है. तो इसकी मीनिंग ये नहीं कि लाइक मैं अभी पढ़ा रहा हूँ. तो आई एम टीचिंग, ये करेक्ट है. आई एम टीचिंग, ये करेक्ट है. बिकॉज बोलने के वक्त कुछ एक्शन हो रहा है और टीच वर्ड को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, तो हमने किया. लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता आई एम हैविंग अ बुक. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. आई हैव अ बुक. इट्स क्वाइट सिंपल. ओके. लाइकवाइज फिर हम ऐसा नहीं कह सकते she is having a dress. This is wrong. We should say she has a dress. It's quite simple. She has a dress. उसके पास एक ड्रेस है. She is having a dress. It makes no sense. No sense. Because it is nonsense. She is having a dress. This is wrong. तो हमने क्या कहा कि हैव से जब मीनिंग हमें हमारे पास कुछ रखने की आती है तो इसके फॉर्म आप हैविंग और इससे पहले आप बी फॉर्म ना लिखें. दिस स्ट्रक्चर इज़ रॉन्ग. सो वी हैव टू राइट इट. दीज टेस्ट्स शो वेदर समवन हैज़ एन इन्फेक्शन. इज़ हैविंग को हम क्रॉस करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे हैज़. दिस इज़ राइट. दीज टेस्ट्स शो वेदर समवन हैज़ एन इन्फेक्शन. दिस इज़ राइट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एंड आवर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. आई ऑलरेडी हैड टोल्ड. I already had told you. I already had told you about his deplorable condition. His deplorable condition. Okay. बड़ा अच्छा वर्ड आया है, एक डिप्लोरेबल आया है, इसे भी सीखते हैं. डिप्लोरेबल की मीनिंग है डिप्लोरेबल. माफ़ कीजिएगा, ज़बान लड़खड़ाती है कभी कभी. डिप्लोरेबल की मीनिंग है चिंतनीय, निंदनीय. ओके. मीन्स अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल कंडीशन. ओके. जिसके लिए आप डिसअप्रूवल दिखाते हैं.
आप बर्दाश्त नहीं करते, आप उससे अप्रूव नहीं करते, इस तरह की कंडीशन। तो क्वेश्चन कहा गया है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन, कि उसकी चिंतनीय स्थिति के बारे में मैंने तुमसे पहले ही कहा था। ओके और डिप्लोरेबल कंडीशन की एक और मीनिंग होती है कि किसी इंसान का आचरण ठीक ना होना। इस कंडीशन में भी हम डिप्लोरेबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप गौर करें, हैड हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब को इस्तेमाल होना चाहिए, एडवर्ब यूज़ होता है। तो हमें यहाँ आंसर के तौर पर क्या करना चाहिए? वेरी गुड। आई ऑलरेडी, मैं भी रॉन्ग लिखने लगा। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, ये होगा स्टाइल, बिकॉज हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, हमने मेन वर्ब लिया, और इन दोनों के बीच में हमने एडवर्ब लिखा। ये सही तरीका है, क्योंकि एक एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है जनरली मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही स्ट्रक्चर आता है। तो हमें अब लिखना चाहिए, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन। ओके, नाउ दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। चैनल की जिम्मेदारी आपकी है, ये चैनल ही नहीं बल्कि आपका घर है। आप यहाँ सीखते हैं, आप यहाँ अच्छा महसूस करते हैं, और कोई इंसान अपने घर में ही अच्छा महसूस करता है। सब्सक्राइब करें, अच्छे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ इसे, जो सच में सीरियसली अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सिर्फ रूल ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट मीन्स समझ होती है, समझ ज़रूरी है। भेजें इसे, अच्छे लड़कों तक, अच्छे बच्चों तक पहुँचाएँ। आपसे बस यही गुजारिश है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रजत्स हाउस, ये सारे स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। 2014 रजत्स ब्रदर लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान नहीं रहा। as well as I am guilty, Rajat's brother, as well as I am guilty of cheating Ramesh. आसान क्वेश्चन है। अगर आपने रूल पढ़ा है, आपको थोड़ा भी अगर एज वेल एज का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। रजत्स ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। रजत का भाई और साथ ही साथ मैं भी दोषी हूँ रमेश को धोखा देने के लिए, रमेश को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो आप गौर करें, लिखा हुआ है एज वेल एज। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कभी भी अगर एज वेल एज आपको सेंटेंस में मिल जाए और एज वेल एज के पहले भी एक सब्जेक्ट लिखा हो, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, चलिए मैं इसे कहता हूँ, और एज वेल एज के बाद भी अगर सब्जेक्ट एक लिखा हो, या नाउन इसे कह लें, प्रोनाउन कह लें, जो समझें आप, तो अगला वर्ब जो आएगा वो निश्चित तौर पर सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट के मुताबिक आएगा। ये है रूल, आपने समझा? तो आप गौर करें, यहाँ एज वेल एज के पहले रजत्स ब्रदर लिखा है। मेनली ब्रदर हुआ हमारा सब्जेक्ट, यानी नाउन नंबर फर्स्ट, और एज वेल एज के बाद यहाँ हमने आई लिखा है, ये प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट नंबर सेकंड। नाउन वन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि नाउन दूसरा नहीं, सिर्फ नाउन कहेंगे। ओके, तो हम आई के मुताबिक एम को नहीं लिखेंगे बल्कि ब्रदर के मुताबिक इज़ लिखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा
रजत्स ब्रदर as well as I, अब यहाँ होगा is। क्यों is? क्योंकि हम ये रजत्स ब्रदर के लिए इज़ ला रहे हैं। गौर करेंगे, रजत्स ब्रदर मतलब भाई को ही सिर्फ रेफरेंस आ रहा है, रजत को नहीं। रजत्स ब्रदर सिंगुलर आइडिया दे रहा है क्योंकि रजत के भाई की बात हो रही है। भाई एक ही ना, ब्रदर्स ने लिखा है, इसलिए हमने ब्रदर के लिए यहाँ इज़ लिखा। क्योंकि रूल हमने क्या पढ़ा, एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आता है, एज वेल एज के बाद आने वाले सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं। सो रजत्स ब्रदर एज वेल एज आई is guilty of cheating Ramesh. Now this is right. Question number आइए फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। अच्छा क्वेश्चन है, जेरंड से संबंधित क्वेश्चन। Taking regular exercise are good for health. Quite simple question and a cute question. आजकल क्यूट वर्ड बड़ा फेमस है ना। खैर आइए इसे समझते हैं। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ। मैं पहले कुछ सेंटेंस आपके लिए लिखना चाहता हूँ, तब आप इसे समझेंगे। स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। अब ध्यान रखें, इंजूरियस के बाद प्रीपोजिशन टू आता है और गुड फॉर समथिंग होता है। इंजूरियस टू समथिंग, गुड फॉर समथिंग, ये अपनी अपनी डिसिप्लिन है, वर्ड्स की अपनी डिसिप्लिन है, ये वर्ड्स की अपनी खूबसूरती है। ओके, बट क्या स्मोकिंग के बाद आर होना चाहिए? स्मोकिंग तो एक ही सब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट कहलाएगा और आईएनजी वाला फॉर्म है। ध्यान रहे, स्मोक वर्ड सबसे पहले अपने आप में वर्ब है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्मोकिंग है। अगर फोर्थ फॉर्म सेंटेंस में यानी आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने लगता है तो उसी फोर्थ फॉर्म को हम, उसी आईएनजी फॉर्म को हम जेरंड कहते हैं। स्पेलिंग ये है, एक्चुअली जेरंड नाउन होता है और ये जेरंड या तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है सेंटेंस में नॉर्मली। तो जेरंड को हम सिंगुलर समझ रहे हैं क्योंकि एक ही जेरंड यूज़ है, एक ही नाउन यूज़ है। सो स्मोकिंग इज़ होगा, स्मोकिंग आर नहीं होगा। तो हमें ये बात समझ में आई, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस देखें। लाइक स्विमिंग इज़ एन आर्ट। क्या आप यहाँ इसे आर कह पाएंगे? स्विमिंग आर एन आर्ट? रॉन्ग, स्विमिंग इज़ एन आर्ट बिकॉज स्विमिंग एक जेरंड है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ लगाते हैं। मामला आप समझ चुके होंगे। आइए बैक चलते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज को थोड़ी देर के लिए दिमाग से हटा दें। आप समझ लें कि रेगुलर एक्सरसाइज वर्ड नहीं लिखा है, मैं सिंपली कहता हूँ टेकिंग। तो टेकिंग इज़ या टेकिंग आर? यस, टेकिंग इज़ बिकॉज एक सिंगल जेरंड लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ लगाते हैं, इसलिए हम कहेंगे टेकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन टेकिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, इसे एक कर्म चाहिए क्योंकि जैसे आप टेक बोलेंगे तो आखिर क्वेश्चन उठेगा, क्या करना, क्या लेना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना, एक्सरसाइज रेगुलर लेना, ये हितकर है, ये अच्छा है, बेहतर है स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए आपको जवाब देना होगा क्योंकि टेकिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पर हमने टेकिंग के लिए लिखा है रेगुलर एक्सरसाइज। सो टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। एक्चुअली यहाँ पर इज़ जो आ रहा है ये टेकिंग के लिए आ रहा है, ध्यान रखें आप। इतने सारे शब्दों को देखकर आप हड़बड़ा ना जाएं। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज लगेगा कि 3 वर्ड्स हैं यहाँ,
और इसके लिए हमको आर ही लगाना चाहिए। वर्ड्स से मतलब नहीं है, बल्कि एक्चुअल रियल सब्जेक्ट से मतलब है। एंड द रियल सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज टेकिंग। द एक्चुअल सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज टेकिंग, एंड वी शुड यूज़ हियर अ सिंगुलर वर्ब दैट इज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 10 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, द लेटर पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडजेक्टिव से संबंधित क्वेश्चन। द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ till he was assassinated, till he was assassinated। assassinate करना मतलब होता है जान से मारना, मौत के घाट उतार देना। was in considerable measure, was in considerable measure। मेजर पढ़ते इसे ध्यान रखें, मेजर का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही स्पेशल है। आप समझे यूँ कि तालव्य श और ज जो बोलते हैं श एंड ज, इस दोनों के साउंड को मिलाकर बोलना है, तो सुनाई देगा कुछ। मेजर, मेजर नहीं है, मेजर नहीं है, मेजर, प्लेजर। ओके, दिस इज द स्टाइल, राइट। कंसिडरेबल मेजर, the life of the nation as well। okay, the life of the nation as well। आइए इसको समझते हैं। the later part, the word part is a noun here, and part के बारे में कुछ हमें विशेष पता चल रहा है, यानी नाउन के बारे में कुछ हमें विशेष पता चल रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द कुछ विशेष बताए आपको, वही शब्द विशेषण कहलाता है। ये हिंदी में हमने समझी। आज तक हम जल्दी से विशेषण की मीनिंग नहीं समझते, यही है इसकी मीनिंग। इसीलिए विशेषण का नाम विशेषण है। बिकॉज एन एडजेक्टिव टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन गिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अधिक जानकारी देने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो आंसर यही होगा, एरर यहीं पर है। फिर भी हम पूरे क्वेश्चन को देख लें। द ले लिखना है, आते हैं। द लेटर पार्ट ऑफ गांधीज लाइफ टिल ही वॉज असैसिनेटेड वॉज इन कंसिडरेबल मेजर द लाइफ ऑफ द नेशन एज वेल। मीनिंग क्या है कि गांधी की ज़िंदगी, गांधी के जीवन का दूसरा वाला जो हिस्सा है, हम जीवन को दो भागों में बांट दें। जहाँ से बांट रहे आप, उससे पहले वाला पार्ट पहला पार्ट कहलाएगा, और उस लकीर से बाद वाला, उस लकीर के बाद वाला पार्ट बाद वाला कहलाएगा। यानी कि पहला वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा, फॉर्मर एंड लेटर। ओके, लेटर की स्पेलिंग होगी यहाँ LATTER। हाँ, LATTER, समझते हैं। तो गांधी के जीवन का दूसरा वाला हिस्सा, जब तक कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, बहुत ही विचारणीय स्थिति में थी। उनका वो हिस्सा बहुत ही सोचनीय स्थिति में था, और इसी तरह से राष्ट्र की भी स्थिति थी, इसी तरह से राष्ट्र के भी हालात थे। यानी जिस तरह से राष्ट्र के हालात थे, उसी तरह से गांधी के जीवन का दूसरा हिस्सा भी था। अब इसको सीधा कर लें आप। गांधी के जीवन का दूसरा हिस्सा जिस तरह से विचारणीय स्थिति में था, उसी तरह से राष्ट्र का भी, ओके, राष्ट्र की भी स्थिति गांधी के जीवन के दूसरे हिस्से जैसे ही थे। आइए हम आगे बढ़ें। हमने लिखा यहाँ लेटर पार्ट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से इसे समझें, समझ जाएंगे। लेटर पार्ट, पार्ट इज अ नाउन, द वर्ड लेटर इज एन एडजेक्टिव। आपने सुना है 10 years later, या आपने ये सुना है
10 years later। ध्यान रहे इसका प्रोनाउंसिएशन है सिंगल टी वाले का later, later, और सेकंड वाले का प्रोनाउंसिएशन है टी वाले का latter, latter, later, latter, ले ला। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है आखिर? इसका रीज़न ये है कि लेटर को हम लेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये शब्द लेट से बना है, और लेट को आप लैट तो नहीं पढ़ते, लेट ही पढ़ते ना, बस ज़रा सा इसमें आर लगा है, हो गया कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए इसको लेटर पढ़ते हैं और इसको लेटर पढ़ते हैं। अंडरस्टूड? सेकंड वाले को तो 10 years लेटर हम बोलते, 10 years लेटर नहीं बोलते। अंडरस्टूड? बिकॉज यहाँ वक्त की बात है, टाइम की बात है, और टाइम के लिए हम लेटर का इस्तेमाल करते क्योंकि लेटर टाइम शोइंग एडजेक्टिव है। समझेंगे आप, यही कॉन्सेप्ट है। लेटर टाइम शोइंग एडजेक्टिव है, सिंगल टी। ओके, बट लेटर पोजीशन शोइंग एडजेक्टिव है। ध्यान रहे, पोजीशन शोइंग एडजेक्टिव। तब गौर करें, गांधी के जीवन की जो बात है ये हम पार्ट कह रहे हैं। यहाँ पार्ट, पार्ट मतलब हिस्सा। हम मान लें कि ये कोई चीज़ है, इसके हमने दो हिस्से किए, तो इस हिस्से को हम कहेंगे फॉर्मर पार्ट और इस हिस्से को हम कहेंगे लेटर पार्ट। ओके, लेटर, लेटर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दो में से दूसरे के लिए हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगर पोजीशन दिखाना हो तो, और हाँ यहाँ सच बात है, हम पोजीशन ही तो दिखा रहे हैं, इसके बाद ये आया है पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पर फर्स्ट वाला सर्कल है, सेकंड पोजीशन पर सेकंड वाला सर्कल है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या बताता है? पोजीशन बताता है। क्लास में फर्स्ट कौन आया यानी फर्स्ट पोजीशन कौन आया, क्लास में सेकंड कौन आया यानी सेकंड पोजीशन पर कौन आया, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। ओके, तो हमें पोजीशन शोइंग एडजेक्टिव लिखना चाहिए जिसमें डबल टी होता है, यानी कि LATTER। और दो में से पहले के लिए हमें फॉर्मर कहना चाहिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो आप ध्यान रखें, फॉर्मर एंड लेटर ये दो के ही कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है। दो में से पहले के लिए फॉर्मर, दो में से दूसरे के लिए लेटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट बेटर। ओके, तो हमें यहाँ टाइम शोइंग एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि पोजीशन शोइंग एडजेक्टिव यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गांधी के जीवन के दूसरे हिस्से की हम बात करें, दूसरे, पहले नहीं, दूसरे, ये शब्द अपने आप में एक पोजीशन शोइंग विशेषण है, एडजेक्टिव है, इसलिए LATTER कहना होगा। नाउ दिस इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप यू आर इंटरेस्टिंग एंड आई एम इंटरेस्टिंग एंड दिस सेशन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, सो वी नीड टू बी इंटरेस्टेड इन इट। ओके, आप भी मज़ेदार, मैं भी मज़ेदार, हमारी चीज़ें भी मज़ेदार, इसलिए हमें इसमें शामिल होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। A fire was started accidentally. A fire was started accidentally. Okay, but we were able to, but we were पढ़ेंगे से were नहीं, but we were able to put it out. Put out means होता है बुझाना, कि आग तो अचानक से लग गई, लेकिन हम लोग सक्षम हुए उसे बुझा पाने में, लेकिन हम लोगों ने उसे बुझा दिया। ओके, A fire was started accidentally. गौर करेंगे आप, was started, बी फॉर्म के बाद अगर वर्ब आ जाए V3, ध्यान रखें, तो ये स्ट्रक्चर पैसिव स्ट्रक्चर कहलाता है। कैसा स्ट्रक्चर?
पैसिव स्ट्रक्चर। और यहाँ आग लगाई नहीं गई है बल्कि आग खुद से लग गई है, यानी फायर ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही यहाँ पर एक्टिव है, यानी एक्टर ही एक्टिव है। जब सब्जेक्ट एक्टिव रहे सेंटेंस में तो इसी सेंटेंस के वॉइस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। यहाँ पैसिवली कोई काम नहीं हो रहा। पैसिव मीन्स नॉट एक्टिव, पैसिव मीन्स नॉट एक्टिव। आग ही तो यहाँ एक्टिव है, आग खुद से लगी है अचानक, किसी ने लगाया नहीं है, यानी आग को लगाने का काम किया नहीं गया है, यानी इसे हम पैसिव में नहीं लिख सकते। तो सिंपली हमें लिखना होगा अ फायर स्टार्टेड। सिंपली कहें आप, अ फायर स्टार्टेड एक्सीडेंटली बट वी वर एबल टू पुट इट आउट। अचानक से आग लग गई लेकिन हम लोगों ने उसे बुझा लिया, हम लोगों ने उसे बुझाने में सक्षमता हासिल की, हम लोग उसे बुझाने में सक्षम हुए, जैसा भी कहें आप। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आइए नंबर 8। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्कैर्सली, स्कैर्सली का कॉन्सेप्ट है। स्कैर्सली ही हैड gone a few steps। इन्वर्जन का यहाँ कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। When his brother called him back, when his brother called him back. Okay, superb. Scarcely he had gone a few steps when his brother called him back। कि मुश्किल से ही वो कुछ सीढ़ियाँ उतरा होगा कि उसके भाई ने उसे तुरंत बुला लिया। स्कैर्सली की मीनिंग होती है मुश्किल से। यहाँ हार्डली भी आप यूज़ कर सकते थे, ओके, रेयरली भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन स्कैर्सली हमने यूज़ किया है। और स्कैर्सली के केस में, आइए इसे मैं मिटाता हूँ। आप देखें यहाँ सब्जेक्ट पहले लिखा गया है, वर्ब बाद में लिखा गया है, तो आप ध्यान रखें हार्डली या स्कैर्सली आ जाए आपके पास या रेयरली आ जाए, तो इनके बाद हम कभी भी सब्जेक्ट पहले नहीं लिखते बल्कि वर्ब लिखते, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, तो यहाँ हमें सुधार करना चाहिए। क्या? द आंसर इज scarcely had he gone, scarcely had he gone a few steps, ऐसा कहेंगे। हैड हमने पहले का, वर्ब पहले का, उसके बाद हमने ही का, सब्जेक्ट बाद में का, क्योंकि यही रूल है हमारे पास, हमने देख लिया। ओके, इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वर्जन। अब आप समझें कि इन्वर्जन हम इसे क्यों कह रहे हैं, ये क्या है। अब गौर करें, सब्जेक्ट लिखा है और इसके बाद हमने वर्ब लिखा है। वर्ड है हमारे पास इनवर्ट। इनवर्ट मतलब क्या होता है? उलट देना, पलट देना, चेंज कर देना। अब इसे मैं इरेज करता हूँ और इसे मैं लिखता हूँ नाउन के फॉर्म में, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन की मीनिंग क्या हुई? उलट देने की प्रक्रिया, बदल देने की प्रक्रिया। ओके, तो इन्वर्जन का यहाँ कॉन्सेप्ट है। इन्वर्जन की मीनिंग क्या है कि वर्ब को हमने सब्जेक्ट की जगह पर ले आया और सब्जेक्ट को हमने वर्ब की जगह पर लाया। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन, बिकॉज हमने इन्वर्ट कर दिया इधर से इधर, ऐसा कुछ। वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को वर्ब की जगह, जैसा कि हमने किया। लिखा था ही हैड, लेकिन हमने लिखा हैड ही। खुद ही देख सकते हैं, हैड को हमने ही की जगह पर रखा और ही को हमने हैड की जगह पर रखा। ओके, सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली जब भी आए तो हम इन्वर्जन को फॉलो करते, नॉर्मल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। पहले वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। ओके, इन्वर्जन आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9। सब्सक्राइब नहीं करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा आपके मोबाइल से सब्सक्राइब। प्लीज़ इसे शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और आप सीखते रहें। आपको और किन चीज़ों पर सीखना है आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखें, मैं ज़रूर बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ईदर और का कॉन्सेप्ट है। ईदर ही और हिज फ्रेंड्स, either he or his friends is managing कैसा हो गया, ओके, दिस शो। तो इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ईदर के साथ और लगता है, ओके। और से पहले देखें एक सब्जेक्ट आया है, और के बाद देखें एक सब्जेक्ट आया है, फ्रेंड्स, ओके। भले ही हिज फ्रेंड्स के साथ ये यूज्ड है बट फ्रेंड्स ही मान्य है। सो ईदर ही और हिज फ्रेंड्स इज मैनेजिंग दिस शो। तो आप याद रखें, जब भी ईदर और आ जाए सेंटेंस में तो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट नंबर जो सेकंड होता है, इसी के मुताबिक आगे वर्ब आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या कभी नीदर नॉर आ जाए तो नॉर के बाद वही जो सेकंड वाला सेंटेंस है, इसी के मुताबिक वर्ब आता है, ओके। और अब ध्यान रखें, ईदर को और लगता है और नीदर को नॉर लगता है। बीच में वर्ड्स होंगे, नीदर और नॉर के बीच में वर्ड्स होंगे। आप समझ रहे हैं? तो आप गौर करें, यहाँ लिखा है हिज फ्रेंड्स, और के बाद हिज फ्रेंड्स आया। फ्रेंड्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए हम इज़ नहीं लगाते बल्कि आर लगाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो ईदर ही और हिज फ्रेंड्स आर मैनेजिंग दिस शो। या तो वह या तो उनके मित्र इस शो को, इस उत्सव को मैनेज कर रहे हैं, प्रबंधित कर रहे हैं, ओके। आइए मैं कुछ इससे संबंधित इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। अब गौर कीजिएगा, हमने लिखा ईदर, अच्छे से लिखता हूँ, ईदर, ओके। ईदर के साथ क्या लगता है? और। वेरी गुड। अब गौर करेंगे, ईदर के साथ जब हमने एन लगाया तो ये बन गया नीदर। ईदर के साथ क्या लगा था? और। लेकिन ईदर में हमने जैसे ही एन लगाया तो नीदर बना। आप ठीक उसी तरह से और के पहले भी एन लगा दें, ये नॉर बन जाएगा। इससे हमेशा आसानी होगी आपको याद रखने में ये बात कि ईदर के साथ और लगता है और नीदर के साथ नॉर लगता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि बताऊंगा ही इतने अच्छे तरीके से, बताऊंगा ही ऐसा कि आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, पढ़ने के तरीके मेन होते हैं। अगर आप ठीक से समझते हैं, ठीक से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, तरीका अच्छा है और तरीका समझाता है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्या इससे पहले आपने ऐसा सोचा था? अगर नहीं तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन 2014 का। आज हम लोगों ने एरर डिटेक्शन सॉल्व किया। नो सूनर I had started for college, then it began to rain. अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप समझने की कोशिश करें। No sooner I had started for college than it began to rain. कि ज्यों ही मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकला वैसे ही बारिश होने लगी। नो सूनर की मीनिंग होती है ज्यों ही, और यहाँ देन लगाया हमने। मैं एक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करूँगा आपका। ये एडजेक्टिव से क्वेश्चन, सॉरी,
ये कंजंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन इसमें इन्वर्जन होता है। सिंपल है, स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली आपने थोड़ी देर पहले देखा है। इसी तरह से नो सूनर के साथ भी केस होता है। नो सूनर जब भी आ जाए तो आप वर्ब को पहले लिखें, सब्जेक्ट को बाद में। वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखें। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ? नो सूनर हैड आई स्टार्टेड, आगे जो भी वर्ड्स हैं यही सारे होंगे और फुल स्टॉप, और कोई एरर नहीं है। हैड पहले, आई बाद में। ओके, नो सूनर हैड आई स्टार्टेड फॉर कॉलेज देन इट बिगैन टू रेन। आइए समझते हैं बातों को। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। आपने सून समझा? सून का कंपैरेटिव क्या होगा? ईआर लगने से सूनर बन जाएगा। अब गौर करें, जैसे हम कहते हैं hotter than, राइट? fatter, इसको हटा दें, स्मॉलर लिखते हैं, स्मॉलर than, greater than। यानी आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाते हैं, क्योंकि देन पहचान ही है कंपैरेटिव डिग्री का। देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता ही है। ओके, अगर नॉर्मल एडजेक्टिव के वो कंपैरेटिव डिग्री हैं तो कुछ एडजेक्टिव्स के बाद टू भी आते हैं। ओके, सीनियर टू, जूनियर टू, पोस्टीरियर टू, अल्टीरियर टू, प्रियर टू, प्रेफरेबल टू। ध्यान रहे, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जिनके कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव समझा जाता है, उन्हें कंसिडर किया जाता है, उनके बाद टू भी आते हैं, देन नहीं। तो आप गौर करें, यहाँ सूनर लिखा है ना, सूनर के साथ आपको क्या यूज़ करना चाहिए? देन, क्योंकि ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री है। सून, सूनर। ओके, सूनर देन, और इसी के आगे हमने लिख दिया है नो। हो गया मामला ठीक, नो सूनर देन। और आपको यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हेन से, ये ध्यान रखें आप। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हेन से, कंफ्यूज कराया जाता है कि नो सूनर के बाद आपको व्हेन लगा दिया गया, लेकिन ये हमेशा गलत है। नो सूनर के बाद देन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। मैं फाइनली एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। नो सूनर टेक्स देन बट, हार्डली, scarcely and rarely takes when, because ये नॉर्मल कंपैरेटिव एडजेक्टिव आप समझ लें, कंपैरेटिव डिग्री समझ लें, और कंपैरेटिव के बाद हम देन का इस्तेमाल करते, कुछ ऐसा समझ लें आप। और हार्डली, स्केर्सली एंड रेयरली ये हमें टाइम बताते हैं। ओके, जैसे मुश्किल से ही वो गया था कि उसके भाई ने उसे बुला लिया। मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी खुल गई। तो कहीं ना कहीं हम समय के बारे में बात करते, एडवर्ब हैं, और जब इनके साथ हम व्हेन लगाते, जैसे नो सूनर देन लगाया, नो सूनर देन कंजंक्शन हो गया। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली टाइम को शो करते, और व्हेन भी टाइम को शो करता है, इसलिए हम टाइम के साथ टाइम का कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं। टाइम के साथ हम टाइम का कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, ये हमेशा याद रखें। दैट्स क्वाइट सिंपल, टाइम इज इक्वल टू टाइम। लेकिन यहाँ नो सूनर देन, सूनर से हम कंपैरिजन दिखाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से हम कंपैरिजन दिखाते हैं। ओके, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ। और देन का भी काम है कंपैरिजन दिखाना। हो गया ना सिंपल? इसलिए कंपैरिजन के साथ कंपैरिजन और टाइम के साथ टाइम। आज तक जैसा भी आपने सीखा, आप इस तरह से चीज़ों को सीखते रहें। इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए, आपके मुसलसल रहने के लिए, और आप बने रहें हमारे साथ। हम नई नई चीज़ें रोज़ सीखेंगे। मैं कई क्वेश्चंस, कई एग्जामिनेशंस के सॉल्व करने वाला हूँ। आप लगे रहें, आप तैयारी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दैट यू हैव वॉच्ड माई वीडियो। इट्स योर होम, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ शेयर इट, इट्स योर्स। Stay tuned, stay healthy. Thank you.